नमस्कार दोस्तों, मैं वीनस रिएक्शन एंड फैक्ट्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से लेके आ चुका हूं वीकली न्यूज़ का एक और एपिसोड, और हम इस जो है एपिसोड में बात करेंगे इस पिछले हफ्ते में इन मेजर जियोपॉलिटिकल घटनाओं के बारे में। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से, जहां पर भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन चुका है। दोस्तों, हमने जापान को सरपास करके हम चौथे स्थान पर पहुंचे हैं। इससे पहले हम चौथे स्थान पर थे और जापान तीसरे नंबर पर था। अभी हमने जापान को सरपास करके तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन चुके हैं। दोस्तों, एक संस्था है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर रिसर्च करती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड करके संस्था है। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि इस साल 2022-23 के सेशन में भारत के अंदर 50 लाख कारें जो हैं सोल्ड आउट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हम चाइना और अमेरिका के बाद में अब तीसरे स्थान पर आ चुके हैं, जहां चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर और हमारा प्यारा भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ी जो मेजर हमें पता है कि हाउस होल्ड जो कारें होती हैं सबसे ज़्यादा जो बिकती हैं वो बिकती हैं हमारे इंडिया की शादियों में। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है दहेज। देखिए, ये आप कुप्रथा भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके लिए यह एक रामबाण है। आप ये समझिए कि पिछले जब हमारा अभी शादियों का सेशन आया था तो उसमें 35 लाख शादियाँ हुई थी दोस्तों, सिर्फ 15 से 16 दिन के अंदर, जिसमें से अगर हम एक एवरेज भी उठाएं तो 80% जो है हाउस होल्ड्स ने अपनी बेटियों को गाड़ियां गिफ्ट की थी दोस्तों। और अगर यही हिसाब रहा तो जो एक अंदाज़ा है, उस अंदाजे के अनुसार आने वाले 3 से 4 साल में हमारा हिंदुस्तान अमेरिका को भी सरपास कर सकता है इंडस्ट्री मार्केट में। दुनिया में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कुछ जो दुनिया की सबसे मेजर इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमी से भी बड़ी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में $3.8 ट्रिलियन की मार्केट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अब कैप बनाया हुआ है वो है चाइना, अमेरिका, इंडिया, जापान, जर्मनी और यूरोपियन नेशंस और काफ़ी देशों में। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो $3.8 ट्रिलियन हैं उससे जो है कितनी सारी जो है नौकरियां चलती हैं, कितने सारे पैसे चलते हैं, कितने सारे घर चलते हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो अगर जितना ज़्यादा हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी उससे हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनकी जो है एक इनकम ग्रोथ होगी, जिससे उनके पास भी गाड़ियां लेने की पावर आ जाएगी। जो हमारा लोअर सेक्टर है, बीपीएल सेक्टर है, वो भी मिडिल जो क्लास इनकम फैमिलीज़ हैं उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दोस्तों, इससे हमारे देश का जो मिडिल क्लास एक जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो एक सर्कल है उसमें ग्रोथ होगी, गरीबी रेखा घटती चली जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे देश की, उससे तो मैंने सोचा आप सभी लोग। दोस्तों, अगली खबर आ रही है हमारे साउथ अमेरिका की एक कंट्री अर्जेंटीना से। जी हां, हम सभी अर्जेंटीना को जानते हैं हाल ही में संपन्न हुए फीफा वर्ल्ड कप से, जिसमें अर्जेंटीना की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप जीतकर पहला स्थान ग्रहण किया था। लियोन मेसी उसके एक सितारा खिलाड़ी हैं जिनको पूरी दुनिया में ख्याति मशहूर है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहां पर लिथियम आयन के साथ साथ और भी काफ़ी प्रीशियस मिनरल्स के भंडार मौजूद हैं। दोस्तों, भारत सरकार की एक जियोलॉजिस्ट की टीम अर्जेंटीना पहुंची थी नवंबर 2022 में, जिनका काम दिया गया था कि वहां पर इस तरह के जो मिनरल्स हैं जैसे लिथियम आयन, कॉपर और भी बाकी जो मिनरल्स हैं उनकी खोज करना। तो दोस्तों, अभी अभी हमारे जो जियोलॉजिस्ट की टीम है उन्होंने लिथियम आयन की 2 माइंस को खोज निकाला है, और यही नहीं, एक कॉपर माइंस का भी जो है खोज करी गई है, जिससे आने वाले सालों में अर्जेंटीना और भारत सरकार के बीच में एक लीज एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, जिसमें भारत की 3 सबसे बड़ी सरकारी कंपनियां भाग लेंगी, ताकि जो वो मिनरल्स हैं उनको निकालकर पृथ्वी से उनके प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए जाएं। लिथियम आयन वही आयन होता है, वही मिनरल होता है जो हमारे सेल फोन की बैटरीज बनती हैं, जिससे आजकल जितनी भी कार आ रही हैं इलेक्ट्रिक कार, जैसे टेस्ला कार हैं, टाटा की नेक्सॉन कार आपने सुनी होगी ईवी में, इन सभी के अंदर लिथियम आयन की ही बैटरी यूज होती है, क्योंकि यह
जो लिथियम आयन जो मिनरल है, ये है अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाता है, और उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी भी बाकी मिनरल्स से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारी जो सबसे बड़ी मेजर कंपनी है, उनमें सबसे पहले नाम आता है एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको हम नैल्को बोलते हैं। दूसरी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, और तीसरी कंपनी है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको MECL भी कहा जाता है। तो दोस्तों, तीसरी खबर आ रही है फिर से पाकिस्तान से। जी हां, पाकिस्तान एक ऐसा देश जो खुद आतंकवाद से ग्रस्त है, लेकिन वहीं उनके जो सदन हैं, जैसे हमारे यहां पे संसद होती है, वहीं पर एक सेनेट है, उनके जो अध्यक्ष हैं सादिक, उन्होंने स्वीडन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि तुर्की के राष्ट्रपति रसेव अर्दोगान को इस साल का नोबेल पीस पुरस्कार जो है वो दिया जाए। दोस्तों, यह ऐसा है जैसे कोई देश जिसके बस की खुद तो कुछ है नहीं, लेकिन वो औरों की जगजाहिरी करता फिर रहा है, दूसरों की बड़ाई करता फिर रहा है। उन्होंने कारण क्या दिया है कि जो अर्दोगान हैं उनको नोबेल पीस पुरस्कार क्यों दिया जाए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने जो कारण दिया है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में उनकी शांति की जो पहल की गई हैं उनको उन्होंने हवाला दिया है। सबसे पहली बात, जो तुर्की है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि वो अपने जो कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, जो ड्रोन्स हैं उनके, जिनको हम UCAV भी बोलते हैं, मतलब कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स होते हैं, वो सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को भी और रशिया को भी। जो देश दोनों ही जो कंट्री हैं उनको लड़ाने में जो हथियार यूज हो रहे हैं उनको सप्लाई कर रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क ऐसे देश के राष्ट्रपति को इस साल का नोबेल पीस पुरस्कार दिलाने की मांग कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि इनकी जो दिमागी हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे देश को इसमें पहल करते हुए कुछ ना कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी एक टीम पाकिस्तान भेजनी चाहिए, ताकि इनके जो नेता हैं, राजनेता हैं, सबसे पहले उन्हीं का दिमाग का इलाज कराया जाए। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी नोबेल पीस पुरस्कार होते हैं वो नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो में दिए जाते हैं, परंतु जो नोबेल पीस पुरस्कार होता है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो है उनको दिया जाता है। इसीलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्वीडन गवर्नमेंट से आग्रह किया है कि इस साल का नोबेल पीस पुरस्कार अर्दोगान को दिया जाए। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DRDO भी कहते हैं, उसकी हैदराबाद फैसिलिटी ने एक ऐसा शोध किया है जिसको हम बोलते हैं साइबर ग्रेट्स डेवलप करने स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें उनको पहली सफलता मिल चुकी है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि साइबर ग्रेट्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग, जो जैसे कि रैट हुआ, कैट हुई, आपके बर्ड्स हुई, डॉग्स हुए, इन तरह की जो लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्जरी करके उनके ब्रेन से एक इलेक्ट्रोड रोड्स को जो है जोड़ दिया जाता है एक मिनी कंप्यूटर के द्वारा, जिसको एक साइंटिस्टों की जो टीम है वो दूर से ही कंट्रोल कर सकती है, कमांड कर सकती है, जिसके बेसिस पर जो एक साइबर्ग जो लिविंग बीइंग है वो उनके इशारों पर जो भी कमांड दी जाती है उनकी पालना करता है। दोस्तों, इससे पहले यह काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने सबसे पहले किया है। अमेरिका, चाइना, रशिया और अपना जो एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया, इसने भी इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। सुनने में यहाँ तक भी आ रहा है कि चाइना ने इसमें इतनी ज़्यादा जो है विकास कर लिया है कि उन्हों के यहाँ एक साइबर डॉग जो है तैयार किए जा रहे हैं ताकि वो डिफेंस में उनका साथ दे सकें। आपको बताना चाहता हूं कि उसके जो है सर पर एक कैमरा माउंट होता है ताकि जो लाइव फुटेज हैं वो भी मिलिट्री पर्सनल या साइंटिस्टों की टीम तक डायरेक्ट पहुंचाई जा सकती हैं। जहां भी उनको डायरेक्शन देनी होती है साइबर डॉग के द्वारा, वो साइबर डॉग उसी डायरेक्शन में जाते हैं। अगर लेफ्ट को बोलेंगे तो लेफ्ट जाएंगे, राइट को बोलेंगे तो राइट जाएंगे। रशिया के द्वारा ऐसी जो है जो अपनी डॉल्फिन्स होती हैं, फिश जो है डॉल्फिन, उनको साइबोर्ग किया गया है। उसमें
वो यूक्रेन के जितने भी तटस्थ जो इलाके हैं उन पर निगरानी रख रहे हैं। दोस्तों, जो इंडिया की साइबर ग्रेट की जो ये नई टेक्नोलॉजी है, इसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि जिसे ये हम जो है मिलिट्री बेसिस के लिए तो मतलब मिलिट्री जो कारण है उनके लिए तो यूज़ करेंगे ही, उसके अलावा जो हमारा स्पाई नेटवर्क है वो भी इनको यूज़ करेगा। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी अगर मैं एक आपको उदाहरण दूं तो ये हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा 26/11 जब हमारा मुंबई में हमला हुआ, मतलब आतंकवादी जो हमला हुआ था, उसमें जो ताज होटल था उसके अंदर हम नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने सभी दरवाज़ों पर आग लगा दी थी, बंद कर दिए थे दरवाजे। तो इस तरह के जो साइबर ग्रेट्स हैं, हम उनको जासूसी के लिए इस तरह की जो हैं होटल्स में, इस तरह की सिचुएशंस में डालकर हम अंदर की फुटेज ले सकते हैं, अंदर का पता लगा सकते हैं कि कितने आतंकवादी कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तो ये बहुत बड़ी एक डिफेंस की उसमें हमारी खबर आई है दोस्तों, मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए। तो दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी यूनिवर्सिटीज को अपना एक इंडिया में लोकल कैंपस डालने की इजाज़त देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले येल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। दोस्तों, अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि यह जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ थी, अब से पहले इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काम करती थी, अपने एडमिशन प्रोसेस को उनके थ्रू कराती थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक नया विज़न है जिसमें वो चाहते हैं कि जो भारत का जो हाईली रेगुलेटेड एजुकेशन सेक्टर है उसमें बहुत बड़े परिवर्तन किए जाएं, ताकि जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो है उनको मिल सके। दोस्तों, इससे फ़ायदा यह होगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो विदेश में जाके पढ़ाई करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में, वो देश में ही अपना एडमिशन प्रोसेस के द्वारा उनके लोकल कैंपस में पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे कि जो हमारे देश का बहुत सारा धन जो चला जाता है, बाहर चला जाता है विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के पास में, वो हमारी ही देश में रहेगा, हमारे ही लोकल जो टीचर्स होंगे उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले उनके पास में जाएगा। इससे हमारे देश में ही विकास की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। दोस्तों, यूजीसी ने एक ड्राफ्ट पेश कर दिया है पार्लियामेंट में, ताकि इस पर कोई भी लॉ बनने से पहले एक बहस कराई जा सके, इसमें कुछ अगर परिवर्तन होने हैं तो वो भी अभी करे जा सकें। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यूजीसी ने यह ड्राफ्ट पब्लिक फीडबैक के लिए भी, अप्रूवल के लिए भी जारी कर दिया है, जिससे कि आम जन की राय भी उस पर ली जा सके और उसमें परिवर्तन किए जा सके। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी को यूजीसी के जो एक नियमानुसार जितना भी एडमिशन प्रोसेस है, स्कॉलरशिप है, उनकी फीस हैं, उन्हीं के नियमानुसार कार्य करने की एक प्रतिबद्धता दी जाएगी। उनको यह ऑर्डर दिया जाएगा कि जितना भी यूजीसी के नियमानुसार नियमावली है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये चलें। लेकिन जो स्टाफ की भर्ती है और टीचर्स की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो यूनिवर्सिटी के अपने अधिकार क्षेत्र में होगी। दोस्तों, इससे फ़ायदा यह होगा कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाकर पढ़ते हैं वो वहीं बस जाते हैं, जिससे कि देश में ब्रेन ड्रेन का एक बहुत बड़ा हमें नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, जिससे कि जो हमारे देश में जो इंजीनियर्स बन सकते थे, डॉक्टर्स बन सकते थे, साइंटिस्ट बन सकते थे, वो लोग बाहर जाकर दूसरे देशों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, तो मोदी जी का ये सबसे एक बहुत ही बड़ा जो है नया मोटो है। तो यह निर्णय इस तरह से लिया गया है कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा जितने भी मेजर कंपनीज हैं दुनिया की, वो चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, आपकी एडोबी हो, इन सभी में इंडियन सीईओज काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जो एक क्राइटेरिया लिस्ट होती है जिसमें उनकी कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई जाती है, उसमें 133 में से हमारे देश की रैंक 101 यानी कि 101 भी है। इसी को जो है थोड़ा सा रैंकिंग को बढ़ाने के लिए हमारे देश में मोदी जी ने यह कदम उठाया है। दोस्तों, आप सभी इस बारे में क्या अपनी राय देते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आम जन इस सभी खबरों के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं दोस्तों। और किसी भी सुझाव के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।